बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। नाजरीन, मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बड़े मसाइल चल रहे हैं, उनमें से एक मसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से है। वापस कब आएंगे, हुकूमत को क्या गारंटी दी थी, हुकूमत को अचानक यकायक क्या पड़ गया कि उन्हें वापस बुलाना है, क्या हुकूमत वापस बुला भी सकती है या नहीं। इसके अलावा वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ कुछ मुसव्विदों की मंजूरी दी है आईनी तरमीमें जो कानून में की जाएंगी, और उसके अलावा फैटफ के हवाले से जो कवानीन बनाने थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर, इस वक्त सेनेट के अंदर जो इल्तवा हुआ और उसके बाद जॉइंट सेशन में उसको डिस्कस किया जाएगा। ऑपोजिशन के एतराज़ात क्या हैं, कानूनी पहलू, आईनी नुक्ता नजर उस पर क्या है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, मारूफ कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हुकूमत को यकायक ये हो गया इंतजार कि कब वो वापस आएंगे, और उनको बुलाने के लिए 8 दिनों में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई हैं। साथ ही साथ हुकूमत कहती है बरतानवी हुकूमत को हमने खत लिख दिया है, इंटरपोल से रब्ता करेंगे, सब कुछ। ये जो ऑप्शंस हैं, ये कितनी वर्केबल हो सकती हैं? क्या हुकूमत के लिए ये वाकई काम करेंगी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, और क्या यही तरीकाकार है, और क्या हुकूमत ला पाएगी? हुकूमत इनको नहीं ला पाएगी, क्योंकि हुकूमत ने अपना ही जो इरादे जाहिर कर दिए हैं और जिस किस्म की नेक ख्वाहिशात उनके लिए हुकूमत ने उनका इजहार किया है। क्योंकि हर वजीर वफाकी वजीर हुकूमत होता है, ठीक। ये नहीं कि एक वफाकी वजीर ने कहा है दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे और राय रख सकते हैं। राय जरूर रख सकते हैं, लेकिन जब एक फॉर्मली एक वजीर एक अपनी राय का इजहार करे तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुश्तरका जिम्मेदारी होती है सारे काबीना की। बिल्कुल ठीक। तो उस सारी काबीना ने जो भी सरवर खान की जबानी ये कह दिया है कि ये तो वाजिबुल कत्ल है। अब अगर उन्होंने वाजिबुल कत्ल हाथ मार मार के बड़े इसरार के साथ ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ वाजिबुल कत्ल है और करप्शन करने वाले सारे वाजिबुल कत्ल है, मुल्क लूटने वाले सब, जी, तो फिर ये किस तरह, कौन सी बरतानवी अदालत है या मैजिस्ट्रेट है जो मियां साहब को हवाले करेगी किसी पाकिस्तानी कारिंदे के कि आप उनको ले जाए पाकिस्तान? ये तो अपना केस खुद खराब करते आ रहे हैं। और बरतानवी अदालत में अगर ये गए या बरतानवी मैजिस्ट्रेट के साथ या बरतानवी होम ऑफिस में, और उन्होंने उनके सामने इस किस्म के बयानात उन्होंने रखे, किस्म के बयानात वज़ीर आज़म देते रहे हैं या ये सरवर खान ने खासकर जो दिए हैं, ये बयान तो वहाँ चलाएंगे और उनका तर्जुमा करके बताएंगे कि ये कह रहे हैं कि जी ये वापस आए तो सही, इनको लाजिम होगा गवर्नमेंट को और किसी को भी कि इनको कत्ल करें, क्योंकि ये वाजिबुल कत्ल है। सही। अब उस ट्रायल जब हुआ, अभी हो रहा है, उस पर अपीलें चल रही है और वजीर इस किस्म की जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो और मुल्क तो कोई और मुल्क हो सकता है बरतानिया से एक्स्ट्राडाइट कराना, यानी उसका नवाज शरीफ का इनखला करवाना, वहाँ से ये तकरीबन नामुमकिन है मेरे ख्याल। ऐसी स्टेटमेंट के बाद इम्पॉसिबल हो गया। आप ये देखें कि अल्ताफ हुसैन को अभी तक नहीं ला सके। अल्ताफ हुसैन पे कत्ल के इल्जाम है। 22 अगस्त को किसी जो उसकी तकरीर है, वो तकरीर सिर्फ बगावत की नहीं पर भारत की दावत है, उसको आप नहीं ला सके और हिसाबदार नहीं ला सके, सलमान शहजाद को नहीं ला सके, और ये तो मरतबा वजीर आज़म है और बल्कि सितम बरीफी ये है कि जिस एवन फील्ड डिपार्टमेंट से ये अपनी ताल्लुक का इजहार करते रहे हैं, पार्लियामेंट में भी जो कि एक मुकद्दस दीवान है, उसी एवन फील्ड अपार्टमेंट में रह रहे हैं आजकल, मुस्तकिल कयाम है इनका। सही बात। ये सितम जरीफी नहीं तो क्या है?
सितम ज़रीफ़ी इनकी अच्छा सर, इधर जानिब से थोड़ा भी सा हालात सियासी तज्जिया भी जरा दीजिएगा। ये जो आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोग ये भी ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने खुद स्टेटमेंट दी है, बिकॉज वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना ही नहीं थे चाहते, ये सिर्फ खाता पूरी करनी थी उन्होंने जो फोन्स वगैरह किए, यहाँ से इन्होंने कह दिया कि क्यों ये सब कुछ चल रहा है और आप ये काम करने वहाँ नहीं थे गए, आप वापस आ जाएं। तो इस तरह की स्टेटमेंट दिलवा के खुद उनको वहीं पर रहने का एक चांस दे दिया कि वहीं पर रहें, हम बुलाना भी नहीं चाहते। इनको लाने का एक ही तरीका है कि हुकूमत जिन जिन अदालतों ने उनको बाहर जाने की इजाजत दी है या जिनके सामने अपील है उनकी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट है, उनको बावर करवाएं कि कानून के तहत, आईन के तहत वो किसी मफरूर शख्स की अपील नहीं सुन सकते। वो अपील उनको डिसमिस करना पड़ेगी। बाद में वो आके स्टोर कराता रहे, उसको बहाल कराता रहे या नहीं, वो अपील डिसमिस होगी जो मियां नवाज शरीफ ने कर रखी है गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस पे इसरार करे लाहौर हाई कोर्ट। ये इनको, इनके वकला को बाकायदा दरखास्तें देनी चाहिए पाकिस्तान की अदालतों में। एतजाज हसन साहब, जो अंडरटेकिंग वो देकर गए है कि अगर मैं अपील करता हूँ या कोई अदालत को दरखास्त देता हूँ तो अदालत के सामने मुझे नफ्से नफीस झुकना लाजिम है, पेश होना लाजिम है। अपील अपीलांट यानी अपील कुनंदा कभी अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर रहकर और साफ इनकार करके कि मैं नहीं आऊंगा, अदालत भी नहीं आऊंगा, उसके दायरा इख्तियार में भी नहीं आऊंगा, ये कहकर वो अपनी अपील की सुनवाई नहीं करवा सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो जामिन है इसमें शहबाज शरीफ साहब, अपील डिसमिस हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब का एतजाज साहब, वो वहां चूंकि वो जामिन है, उन्होंने जमानत दी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, नहीं आए उसके बाद, और अब आगे उनका फ्यूचर क्या हो सकता है? कुछ कानूनदान कहते हैं कि उनको जेल जाना पड़ सकता है इस वजह से कि उनके बड़े भाई वापस नहीं आ रहे, उनकी जमानत थी। नहीं, वो उसको कुछ नहीं, उसको क्या कर सकता है। वो कहेगा कि जी मैंने जाके मियां साहब को कहा, बड़े भाई साहब चले, कल चलते हैं, हवाई जहाज पे सीटें रुकवा ली है या रुकवा लेते हैं, बुक करा लेते हैं, कल चलते हैं। सही। और बड़े भाई साहब ने कहा कि मैं नहीं जाता। अब अगर बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैंने नहीं जाना, तो शहबाज शरीफ किसी कानून के तहत, ना पाकिस्तानी ना बरतानवी, उनको अगवा करके टैक्सी में डाल के डिक्की में बंद करके जहाज पे बिठा के और उड़ा के तो नहीं ला सकता उनकी। तो फिर सिर्फ जमानत किस काम की थी जो कोर्ट में दी उन्होंने? कोई जमानत, कोई वो जमानत कुछ किसी काम की नहीं थी। अच्छा, ये जो अंडरटेकिंग देके गए एतजाज साहब, अंडरटेकिंग भी किसी काम की नहीं थी। अंडरटेकिंग में तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आई विल रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन माय डॉक्टर्स एडवाइस, कि जब मेरे डॉक्टर एडवाइस करेंगे, वो चाहे 5 साल बाद करें चाहे 4 साल बाद करें। और इस हुकूमत ने कबूल कर ली वो अंडरटेकिंग। वो भी नहीं, वो तो मामू बना गए हुकूमत को और किसी हद तक अदालत को भी, जिसमें श्योरिटी पे अगर उसने फैसला किया है सही और एतमाद किया है। श्योरिटी तो कोई चीज नहीं होती, चीज होती है अगर जमानत हो। जमानत का मतलब है कि मैं कोई रकम रखता हूँ जो जब्त हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरे 50 करोड़ रुपया आप मेरे से जमानत ले लो, रख लो, ठीक, अगर मियाँ साहब ना आया तो ये जब्त कर लेना, तब तो कोई बात है। अब मेरी श्योरिटी से तो क्या बनता है? कुछ भी नहीं। वो कहेगा कि शहबाज शरीफ कहेगा जी मैंने कोशिश की है, मियाँ साहब नहीं आना चाहता, तो मैं अब उसको अगवा करके तो नहीं ला सकता। सही। बरतानिया में बैठा है, वहाँ उल्टा मेरे पे मुकदमा बन जाएगा अगवा। मुझे बैरिस्टर साहब, लेकिन यहाँ पे आम केसेस के अंदर आपने तो खैर बहुत ज्यादा देखे होंगे, मैंने कुछ केसेस देखे हैं, शख्सी जमानत पर लोग रिहा होते हैं, एक बंदा अपनी पर्सनल गारंटी देता है एक SHO को, और वो बंदा अगर वापस नहीं आता वो उठा के लॉकअप में डाल देते हैं उस बंदे को। ये तो आम केसेस में तो ये होता है, ये तो बहुत बड़ा केस है। पर वो इमरान खान तो इनके काबू दस्तरस में आए तो कुछ करेंगे ना, दस्तरस में आएगा अगर वो आ जाता है तो मेरा ख्याल है जेल में जाएगा नवाज शरीफ सीधा, अगर वो आ जाता है तो।
उसका बिल्कुल कोई ठीक। तरीका ही नहीं है। अच्छा सर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एयरपोर्ट से ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो बिल है उसके हवाले से जो आपकी पार्टी के खास तौर पर पीपल्स पार्टी के पीएमएलएन के जो एतराज़ात हैं उस पर हुकूमत ये कहती है कि ये हमें फैटफ ने कहा हुआ है। ये खास तौर पर वो जो दो शिकें हैं कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो उसको डिटेन किया जा सकता है फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, फैटफ ने क्या कहा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर ये बड़ा मिसयूज होता है ये अथॉरिटी कि आप 90 दिन के लिए नैब के तहत जिसका मिसयूज होता है, बंदे को गिरफ्तार करके अंदर कर देते हैं और 1.5 साल तक उसके खिलाफ रेफरेंस ही नहीं तैयार होती और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। रेफरेंस तैयार हो जाए तो कम से कम उसकी सुनवाई का तो बिल्कुल ठीक। बंदोबस्त हो जाए ना, उसकी बात सुनी तो जाने लगे ना, चाहे वो जेल से निकले या ना निकले। यहाँ 90 दिन के लिए, अब 180 दिन के लिए, ये मिसयूज तो होते हैं क्योंकि इसमें स्वाबदीद बहुत ज्यादा आ जाती है। तो मुझे नहीं मालूम फैटफ ने ये कहा कि इस तरह करो और इस तरह के कवानीन बनाओ, लेकिन एक दो चीजें तो है। एक और चीज जो है कि ये जो कह रहे हैं वो अपने नए कानून में, प्रपोज्ड लॉ में, कि हर बंदा, हर शख्स, हर दुकानदार, हर वकील, हर डॉक्टर, हर नर्स, हर आर्किटेक्ट जिम्मेदार होगा गवर्नमेंट को और वो एजेंसी को, कमेटी को ये बताने का कि मेरे हमसाये ने क्या चोरी की है, क्या उसमें बिजली चोरी कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब कुछ बताना उस पर लाजिम होगा। ये तो मुखबरों की फिर कौम बन जाएगी और मुखबरियां भी आधी झूठी हुआ करेगी, आधी से ज्यादा। बिल्कुल ठीक। चले, इतना भी हो जाए तो काफी हो जाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद। आप यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सियासी मौजूआत पर बात होगी। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्की सियासी सूरत हाल की कुछ बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार, कॉलम निगार इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो कहते हैं कि वन ऑफ हिज ओन काइंड, अपनी तरह के एक की तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मिजाज कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र भाईजान, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया था कि 6 महीने की हमारी काबीना को वक्त मिला है। इमरान खान साहब ने ये बात की है कि 6 महीने का वक्त है, अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर लें। आजकल कुछ सीनियर सहाफ़ी, आपके कॉलीग्स और उसके अलावा ऑपोजिशन, वो उनकी एक्टिविटीज़ भी तेज़ हुई हैं कि जी नवंबर दिसंबर, ये ट्वीट्स चल रही हैं और मैसेजेस चल रहे हैं, प्रोग्राम से बात कर रहे हैं, ये नवंबर दिसंबर तक की हुकूमत मेहमान है। ये क्या आ रही है, नहीं जा रही हुकूमत, मामला क्या है सर? कुछ क्लैरिटी दीजिए इसमें। भाईजान, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन सरगर्म अमल है उसकी वजह ये जो नए केसेस हैं, तोशाखाना केस हो गया, ज़मीन का हाउस ऑफ शरीफ पे केस हो गया, उसके अलावा ये जो दोबारा बुलाना उनको, वो उसमें जिस केस वो 4 हफ्ते की ज़मानत पे गए, उस केस में अदालत कह चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कि आप नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी हो चुके और ज़मानत गैर मौसर हो चुकी। उन्होंने तो हमसे पूछा नहीं जाते हुए और वापस आके सरेंडर नहीं किया, 4 हफ्ते के लिए गए थे। तो वो, और सेम उसी दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जरदारी साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हुई पार्क लेन रेफरेंस में। इसके अलावा बाकी रेफरेंसेस चलने लग गए हैं और इसके अलावा नैब ने और लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। तो वो ये उसकी एक्टिविटीज़ है। एंड सेकंड इससे मिलती जुलती है मार्च में होने वाले सेनेट के इलेक्शन। मार्च में सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सेनेट में नंबर 1 पे या 2/3 मेजॉरिटी ना भी आए तो उसमें ये होगा कि जॉइंट सेशन बुलाकर वो फिर मार्च के बाद कोई भी बिल मंजूर करने की पोजीशन में होगी। तो ये 2 ऑप्शन है। बाकी साफ़ी हजरात, सीनियर एंकर हजरात, सारों का अपने आइडियाज़ होते हैं। हमारे जैसे माशरों में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जाने वाली है। हुकूमत मौजूद है। बिल्कुल ठीक। और हुकूमत के लिए इस वक्त हुकूमत के लिए अगर कोई खतरा है तो वो हुकूमत खुद है। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, अपोजिशन हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। अच्छा, ये भट्टी साहब, अचानक जो हुकूमत को पड़ गई, नवाज शरीफ साहब ने 2 फोन कॉल्स की और उसके बाद ये यहाँ से 8 दिनों में 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे। वो अभी एतजाज साहब बता रहे थे कि वो तो ये ऑप्शंस एग्जॉस्ट भी हो जाएंगी और ये वापस ला भी नहीं सकते, लेकिन क्या इनकी लाने की नीयत थी इन फर्स्ट प्लेस आपके ख्याल में, या हमें सिर्फ खाना पूरी करनी थी? नहीं नहीं, ये शोर क्यों मचा, ये इसकी 3 वजूहात हैं। लेकिन मैं जहाँ तक आपको ये बताता जाऊँ, मैं एतजाज साहब के साथ एग्री करता हूँ कि हुकूमत अगले 3 साल लगी रहे तो वो नवाज शरीफ साहब को लंदन से वापस नहीं ला सकती। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, इसाक डार साहब हैं, हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज हैं, सलमान शहबाज हैं, अली इमरान हैं, और इनमें से किसी को भी हुकूमत, अल्ताफ़ हुसैन है, इनमें से किसी की को भी हुकूमत वापस ला सकी है। हालांकि हमने सुना था अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से भी कोई एग्रीमेंट हुआ है और इसाक डार साहब के हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बरतानिया का कोई एक MOU हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये नहीं ला सकते। जब आएंगे नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे। ये शोर क्यों पड़ा है? 3 वजूहात हैं। नंबर 1, फर्ज कर लें, आज हम फर्ज करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं, उनको वाकई 12 बीमारियां हैं, वो 17 दवाइयां खाते हैं और वाकई प्लेटलेट्स उस वक्त बहुत कम थे। फर्ज कर लें ये सारी रिपोर्टें, सारा जाने का बाहर का प्रोसेस 100% ठीक था। फर्ज कर लें वो वाकई उनकी जान को खतरा था और वो बड़े बरवक्त तौर पर निकले, ये सारा फर्ज कर लेते हैं, इस वक्त कोई इसमें डाउट नहीं डालते। तो वजह क्या बनी? वजह यह बनी, नंबर 1 वजह यह बनी कि जो 3 उनकी तस्वीरें आई कि एक में वो फैमिली के साथ बैठे हुए हैं हसन नवाज के दफ्तर के बागीचे में, दूसरे में वो हुसैन नवाज के साथ वॉक कर रहे हैं, तीसरे में वो बारिश के दौरान हसन नवाज की छतरी के नीचे वॉक कर लें। फर्ज कर लें ये भी छोड़ दें कि पहली वजह भी छोड़ देते हैं कि डॉक्टर ने ही कहा होगा कि आप दिल के मरीज हैं, आप वॉक किया करें, चलो मान लिया। अब 2 वजह क्या हैं? वजह नंबर 1 है तोशाखाना रेफरेंस का आना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें अचानक अदालत का पूछना कि नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं। 4 हफ्ते की जमानत पर गए थे, वो उनकी जमानत गैर मौसर हो चुकी, वो इश्तिहारी हो चुके और वो तो हमसे पूछ के ही नहीं गए, और वो उनको तो ECL में हुकूमत ने नाम निकाला था। अगले दिन यानी एक ये हो गया। सेकंड क्या हुआ? सेकंड ये हुआ कि जब ये रेफरेंसेस आए, सारा कुछ आया, मरियम नवाज की पेशी हुई, ज़मीन केस हुआ, सारा कुछ हुआ, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, ये इसके पीछे भी एक कहानी है कि वो क्यों, लेकिन बहरहाल इस पे आते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सियासी मामलात अपने हाथ में संभाल लिए। 2 फ़ोन किए उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को और कहा कि आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, हम APC करेंगे, तहरीक चलाएंगे, हम आपके साथ हैं। और बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया कि सिंध पर जो आपके खिलाफ इकदाम हो रहे हैं, सिंध दुश्मन, उन पर हम मजम्मत करते हैं, जरदारी साहब की कैसी सेहत है, हम आपके साथ हैं, आओ मिलकर चलें, वगैरह वगैरह। और शहबाज शरीफ साहब और अपनी जो पहली सफ वाली पार्टी की, उनको कहा कि आप पीछे चले जाएं आप, और मैं अपोजिशन, ये भी कहा अपोजिशन लीडरशिप किसी तंदुरुस्त आदमी को दूंगा वगैरह। अब जब ये 3 चीज़ें हुई, पहली चीज़ ये हुई कि मरियम नवाज को बुलाया और वो जो पथराव और ये हुआ, और उसके साथ ही अदालत ने पूछा, उसके साथ अगले दिन वफाकी काबीना ने कहा कि हमने तो नाम ही नहीं निकाला नवाज शरीफ साहब का, ये तो अदालत ने निकाला था, अदालत ने कहा कि हुकूमत ने किया। तो तब याद आया हुकूमत को कि ओहो नवाज शरीफ साहब को तो 9 महीने 12-14 दिन हो गए और वो तो एक गारंटी पे गए थे, 4 हफ्तों के लिए गए थे, उनकी गारंटी तो 7 अरब हमने मांगी थी, लेकिन 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे शहबाज शरीफ उसके गारंटर थे, तो वो तो चले गए, वो वापस क्यों नहीं आए? साथ ही जब वो उनकी वाकों की आई तो वो खड़े हो गए। साथ ही जब उनका आया कि उन्होंने सियासी मामला संभाले हैं, तो इखलाकी तौर पर जब आप तिब्बी जमानत पे गए हों, जब आप बीमार हों और जब आप एक दिन भी अस्पताल में ना एडमिट हुए हों, जब आपका कोई इलाज बाकायदा शुरू ना हो, तो इखलाकी तौर पर उनको सियासी मामलात नहीं संभालने चाहिए थे। तो इस वजह, लेकिन ये जब 3-4 चीज़ें इकट्ठी हुई तो हुकूमत
वो अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स, और वो जो उनका एक एहतसाब का बयानिया, और वो जो उनको एक डंट पड़ा हुआ था कि आपने तो नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवा दिया, आपको तो रहम आ गया। भट्टी साहब बुला तो ये आपको नहीं तो, सकते वापस, आप एतजाज साहब से एग्री कर रहे हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं मियां साहब और बिलफर्ज महल आ गए, मियां साहब को इन्होंने बुला लिया, किसी तरह से एक्स्ट्राडाइट कर लिया, तो इनकी तो मुश्किलों में इजाफा हो जाएगा। तो ये चाहेंगे तो नहीं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब यहां पर आ जाएं। और मरियम साहिबा जो है वो आजकल आपके इल्म में होगा जर्नलिस्ट के साथ मतलब कोई इंटरव्यूज नहीं दे रही, लेकिन मुलाकातें कर रही हैं लाहौर में सीनियर प्रोड्यूसर्स के साथ, एंकर्स के साथ। इसकी क्या वजह है, ये अचानक उन्होंने जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है? ये एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए, एक तो एक्टिविटी है, आप ये इनके बड़े, हमारा मुल्क बड़ा एक इस हवाले से, और हमारी कौम बड़ी वसी ज़र्फ़ है, वसी दिल है, ज़रख़ेज़ है। उनको नहीं उनका वो माइंड नहीं करते कि अगर आप कभी आपका इनकलाब सो जाए, यानी तो वो माइंड नहीं करते, मज़ाहमत सो जाए तो वो माइंड नहीं करते, वोट को इज्जत दो गायब हो जाए तो वो माइंड नहीं करते, वो आप झूठ बोल जाएं तो वो माइंड नहीं करते, आप फ्रॉड कर जाएं तो वो माइंड नहीं करते। अब बस वक्ती तौर पे बातें शातें होती हैं, जो ही आप फिर स्टेज पे आते हैं तो आगे वो खड़े होकर नारे मारते हैं और भंगड़े डालने शुरू करते हैं। ये कौम, इस जैसी कौम मेरे ख्याल से इस खित्ते में, मैंने भारत और बांग्लादेश का मुझे डाउट है, वरना दुनिया में इस जैसी कौम नापैद हो चुकी है। ये अपनी तर्ज की पहली और आखिरी कौम रह गई है। कहीं भी इस तरह की कौम नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अपने सियासतदानों से, बड़ों से उनका एहतसाब नहीं करना, और झूठ, करप्शन, इस पे कोई माइंड नहीं करना, कोई अखलाकी वैल्यू नहीं, कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी 2 साल की ज़ैनब भी इन हमारी कौम से महफूज नहीं, और कुत्ते गधे का गोश्त भी खिला देना है, और बारिश अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बाजमात नमाज पढ़नी है। तो ये हमारी कौम का, जब नीचे यानी ऊपर कानून तोड़ रहे हैं, नीचे हम इशारे तोड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा तालमेल है। तो इसमें इन जो हमारे बड़े हैं, ये जो सियासतदान हैं, जो अल्लाह ने हम पे मुसल्लत किए हुए हैं, ये हमारे अमालों की वजह से हम पर मुसल्लत हो गए, तो ये इनको पता है कि किस तरह करना है, कि ये इस कौम को किस तरह औकात में रखना है। तो वो एक एक्टिविटीज़ है, एक झूठ की। वो जब थोड़ा सा वो तंगी में आते हैं, प्रेशर में आते हैं, दबाव में आते हैं, तो मुलाकातें, तकरीरें, बयानात, एक्टिविटीज़ सारा कुछ शुरू हो गया। जब अपनी सेटलमेंट चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं तो फिर बैठ जाते हैं। तो ये एक वक्ती है। हाँ, लेकिन आपकी मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये गो के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने, उनका एक ख्याल है कि अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने सारों को लहू गर्म रखने का यही बहाना है कि बुलाओ नवाज शरीफ साहब को, बुलाओ, वो चले गए, वो भाग गए, उन्होंने चीट किया वगैरह वगैरह। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज अगर बायर होते हैं या होंगे, तो मेरा ख्याल है तो हुकूमत के लिए तो ज्यादा कंफर्टेबल है। हुकूमत फोकस करे गवर्नेंस पे, परफॉर्मेंस पे, डिलीवर करे और एक फोकस्ड होकर काम करे। लेकिन चूंकि हमारी सियासत इसी तरह की है, तो इसलिए ये सियासत इस तरह की। भट्टी साहब, वो आपने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से वापस आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू है, कुछ रोज पहले उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को दिया है। उनसे जब पूछा गया वापसी के हवाले से, एक तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ लीडर्स की कि आ जाएंगे, जब दिल करेगा आ जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। एक तरफ कहते हैं कि तबीयत खराब है, साथ वो ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान को जरूरत होगी मियां साहब आ जाएंगे वापस। तो मतलब ये बीमारियां उस वक्त खत्म हो जाएंगी, उड़ जाएंगी जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी, यानी कि जब इलेक्शन ईयर आएगा या इक़्तिदार नजर आएगा। ये बड़ी समझदार बीमारियां। हाँ सर, बिल्कुल। अल्लाह इनको सेहत दे। मैं यानी ये ऐसी बीमारी ऐसी चीज़ है कि जिस पे मैं कभी भी यानी उस पे नहीं करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। चूंकि हमारी सियासत में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात होती, वापस क्यों नहीं आ रही, तो डेफिनेटली हम बात करते हैं कि वो बीमार थे और वो इस तरह थे, तो वो जिक्र तो आ जाता है। अल्लाह सारों को सेहत दे। लेकिन एक बात मेरी लिख लीजिएगा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिले और सदर जरदारी साहब को कोई मुल्क कौम के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़े, तो वो आके अल्हम्दुलिल्लाह उठा लेंगे और फिर वो निभा भी लेंगे। आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत जाती है और वो उनको नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, जो कैंसर के सर्वाइवर हैं, नवाज शरीफ साहब जिनको बीमारियां हैं, अगर उनको जिम्मेदारी उठानी पड़े, तो वो हमारे गरीबों के लिए
हम मस्कीनों के लिए और वो दिल बड़ा करके और ये कड़वा घूंट भी पी कर वो ये जिम्मेदारी उठा लेंगे और अगले 20 साल तक इक़्तिदार की वो जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। एहसान, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, ये सेनेट इलेक्शन के जो तरीक़ाकार में तरमीम के लिए एक आईनी मुसव्वदा तैयार किया गया है कि ये सीक्रेट बैलेट ख़त्म हो जाएगा, अब वो डायरेक्ट वोट के ज़रिए पता होगा कि किसने, ये हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म होगी, इससे ख़रीदो फरोख्त वोटों ख़त्म होगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि PTI को खुद ये डर है कि जिस तरह पिछली दफ़ा सेनेट इलेक्शंस में इनके कुछ अमीर लोगों ने वोट तोड़े थे और ख़ुद मुंतखब मतलब चौधरी सरवर साहब हुए थे, अब जहांगीर तरीन साहब अब इनके साथ नहीं है, तो वो कुछ इनके अगेंस्ट भी कर सकते हैं जो पहले इनके हक में करते रहे हैं। तो इस वजह से लेकर आया जा रहा है ये कानून। बेसिकली कोई नीयत इतनी साफ नहीं है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से। कल हमारे साथ पीपल्स पार्टी और PMLN के रहनुमा थे, वो ये बात कर रहे थे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत सारी तरमीम हैं जो मुझे नापसंद हैं, जिसमें एक तरमीम ये है कि आप अपनी पार्टी, अगर आप किसी मौक़िफ़ पर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से हटना चाहेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई आपको पार्टी कर सकती है। यानी ग़ुलामी, आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ग़ुलामी, आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट बोल नहीं सकते, ग़ुलामी। आप 4-5 लोग अगर उस्मान बुज़दार साहब से मिल लेंगे तो वो जो 4-5 मिलेंगे उस पर शोर मच जाएगा, प्रोग्राम्स होंगे कि ये क्यों होंगे। भाई क्यों नहीं मिल सकते? डेवलपमेंट फंड्स के लिए मिल सकते हैं, अपने हलके के लिए मिल सकते हैं, लोगों के मसाइल के लिए मिल सकते हैं, अपने जिस सूबे से वो हैं उसके वज़ीर आला से मिल सकते हैं। इतनी गुलामी और फिर ऊपर जाकर इतनी फराख दिली कि जब जी चाहता है ऊपर के जो इन लोगों का यू टर्न मार लेते हैं, जब जी चाहता है ये मुशर्रफ से NRO कर लेते हैं, जब जी चाहता है ये आपस में मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, जब जी चाहता है ये मशरक में खड़े हो जाते हैं, जब जी चाहता है ये मगरब में खड़े हो जाते हैं, जब जी चाहता है ये खलाई मखलूक कह देते हैं, जब जी चाहता है ये वोट दे देते हैं, जब जी चाहता है कि ये पाँव में बैठ जाते हैं, जब जी चाहता है गिरबान से पकड़ लेते हैं। इनके लिए कोई अखलाकी मयार नहीं। ये रातों को डील करें, दिनों को डील करें, ये कुछ भी कर लें, ये जो कुछ भी कर लें इनके लिए जायज़ है और वही जमहूरियत है। लेकिन नीचे कोई गरीब आदमी, कोई एक MNA जो ये समझते हैं कि इनकी वसातत से जीता हुआ है और ये इनकी वजह से जीता हुआ है, वो कोई बात कर ले, वो अगर एक मुलाकात ही कर ले अपने तरक्याती फंड्स के लिए, तो उस पर भूचाल आ जाता है, उस पर जलजले आ जाते हैं, उस पर सारा ये खान साहब को कोई डर था में कोई असूल, ये जो तरमीम ला रहे हैं, खान साहब को डर था कि आगे जो इलेक्शंस आ रहे हैं मेरे वोट कोई खरीद ना ले, तोड़ ना ले, या मुझे शायद वोट ही ना देना, नाराज होकर मेरे से, मेरे अपने नहीं, ये जो आपका आखिरी फिक्र है ये ज़्यादा है कि नाराज़ होकर, क्योंकि आप देखिएगा जब हुकूमत में बंदा हो और 2 साल हों और हुकूमत में हमारी जैसे मुआशरे में तरक्याती फंड्स ना मिल रहे हों, थाने कचहरी में ना मिल रहे हों, कोई नौकरियां ना आप लगवा सकते हों, आपका कोई परमिट प्लाट कोई इस तरह के चक्कर ना हो, तो और कहा जाए कि आप सीधे चलें और आप फोकस करें और वगैरह वगैरह, तो हल्के में जाना मुश्किल हो जाए। और फिर ऊपर से ये जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल हैं तो वो डेफिनेटली है। पंजाब में हैं, धड़े हैं, अंदर खाने नाराज़ ग्रुप हैं, कौमी असम्बली में ग्रुप हैं, इवन जहांगीर तरीन साहब का जो आपने नाम लिया उनके कौमी असम्बली में लोग हैं, उनके बलूचिस्तान असम्बली में भी लोग हैं, उनके KP की असम्बली में भी लोग हैं, उनके पंजाब असम्बली में भी लोग हैं। और ज़्यादा ना हो तो इतने तो होंगे ना कि एक 2 सेनेटर उधर से अपना ना यानी अपना नुकसान करवा के अगले का फायदा करवा लेंगे। तो ये इस पोजीशन में तो वो है ना, और वो वहां बैठ के लंदन में सुकून से डोरियां भी हिला रहे हैं, ज़ाहिर है उनका सर्वाइवल का मसला है। तो ये है लाशऊर में। और लेकिन है आईनी तरमीम, अब तो 2/3 अक्सरियत से देखते हैं ऑपोजिशन पास करती है कि नहीं। गवर्नेंस की सर बात हो रही थी, डिलीवर करने की बात हो रही थी, उस्मान बुज़दार साहब की बात कर लेते हैं। आपकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, आपके कॉलम्स थे वो भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। सर ये बताइएगा, एक तो आपने उस पर ख़ास बात अपने कॉलम में तो नहीं की, लेकिन यहाँ पर ये शराब का जो लाइसेंस का जो केस है, ये आगे क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब को शायद यहाँ पर उस तरह से कुछ सजा ना हो जाए, लेकिन ये एक तलवार तो लटकना अब शुरू हो गई है उनके सर पर। हाँ, नहीं, शराब वाला केस जो है या शराब परमिट वाला केस जो है, इसमें मेरी नैब के लोगों से भी बात हुई और उस्मान बुज़दार साहब से भी बात हुई। और अभी आपको पता होगा कि
वो अमीर तैमूर बुज़दार जो DPO साहिवाल हैं, जो कज़न हैं इनके या रिश्तेदार हैं, उनको भी नायब ने बुला के तो 21 सवाल उनको भी दिए थे। उनमें से उन्होंने हाँ उनके भी उनको उनमें से बहुत सारे सवालों के वो जवाब नहीं दे सके। 6 ब्यूरोक्रेट्स को भी वो बुला रहे हैं और वो सारा कर रहे हैं। माफ गवाह भी और वो जो DG एक्साइज, हाँ वादा माफ गवाह जो वो गोंदल साहब है ना, मुबैना तौर पर अल्लाह के फजल से उनकी पूरी रिप्यूट सुन लीजिएगा किसी दिन। किसी साहब मेरे से, मैं अब ज्यादा आज 10 मुहर्रम भी है, किसी दिन हम प्रोग्राम करेंगे, उनकी सुन लीजिएगा कि उन्होंने अपनी सारी सर्विस गुजारी कैसे है। अल्लाह के फजल से तौबा तौबा इस मुल्क का मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये इस मुल्क अल्लाह का कोई फजल है कि ये मुल्क भट्टी साहब थोड़ा बहुत आइडिया मुझे ये उनका हम चल ऑलरेडी रहे हैं, है, मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूं तो मुझे उनका आइडिया है, लेकिन ये जिस तरह मर्जी उन्होंने सर्विस गुजारी, आपका इशारा भी लोग समझ गए होंगे, लेकिन लगाया भी उस्मान बुज़दार साहब नहीं था उन्हें DG एक्साइज। क्या वजह हो सकती है उसकी? और फिर आप वादा माफ गवाह बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो वादा माफ गवाह बन गए। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो तो वादा माफ गवाह बन गए, उन्होंने अपनी माफी नामा भी भिजवा दिया। हो सकता है नैब उनको अरेस्ट भी कर ले, हो सकता है नैब उनकी माफी भी मांगे, लेकिन ये जो सिरा उस्मान बुज़दार साहब पर इसका शराब का नहीं पहुंच रहा। वो एक पहले तवक्को की जा रही थी कि वो सिद्दीकी साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो शायद जब माने कि हाँ कहा गया था या तो तब हो सकता था, लेकिन इसमें कोई तहरीरी या कोई टेलीफोनिक कोई रिकॉर्डिंग, कोई तहरीरी, कोई सबूत कोई नहीं है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, यस वो बड़ी उसमें सुना जा रहा है कि वो सीरियस है। मुबैना तौर पर जो उस्मान बुज़दार साहब ने ठेके दिए हैं लाहौर में, और मुबैना तौर पर रिंग रोड एक है, मुबैना तौर पर ठेकेदार तनवीर है एक जिसको सारे ठेके मिले। इसके अलावा DG खान में ज़मीनें, मुबैना तौर पर ज़मीनों के सारे जो कहा जा रहा है कि वो जो भाइयों, रिश्तेदारों, कज़नों, फ्रंट मैनों के नाम पर ज़मीनें मुबैना तौर पर खरीदी हैं, वो नायब ने रिकॉर्ड मंगवा लिया है। और सुना जा रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब ने पटवारियों को भी बुलाया और उनको भी बिठाया रिकॉर्ड सीधा करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। और फिर इसके अलावा 8 तो उस दिन ही शिकायतें आ गई थी नैब के पास जिस दिन नैब ने ये शराब लाइसेंस वाला केस ओपन किया था। इसके अलावा बड़ी चीज़ें वो कोई सुना है कि 6-7 और शिकायतें आई हैं नैब के पास, तो उनकी भी तस्दीक हो रही है। तो वो चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। अब आपने उस्मान बुज़दार साहब के भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। ये उस्मान बुज़दार साहब के फुप्पा या मामू जो हैं, ये अमीर तैमूर, इनका भी तरीक़ाकार देखा होगा, बाकी सारे भी देखे होंगे। आप पंजाब में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, जो सीना ब सीना बातें पहुंचती हैं वो भी सुनी होंगी। भट्टी साहब आपने अपने कॉलम में भी जिक्र किया कि आपने मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिए और आगे से उन्होंने उनके हवाले से बताया। यहाँ पे इस वक्त कैफियत ये है कि तकरीबन 45 दिन हो गए लाहौर का कमिश्नर नहीं है। सीनियर ब्यूरोक्रेसी ने ना, अगर ये कहा जाए कि इन लेटर इन स्पिरिट उन्होंने पेन डाउन किया हुआ है, इस वक्त कोई फैसले नहीं कर रहे। कमिश्नर लाहौर लगने को यहाँ पे कोई तैयार नहीं है। 4 IG बदल दिए, यहाँ पे 4 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए हैं। बाकी जो महकमों के सेक्रेटरीज हैं वो भी बड़े तवातुर के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन निचले लेवल पे जो जूनियर ब्यूरोक्रेसी है वो करप्शन इतनी ज्यादा वहां पर रैम्पेंट हो गई है और वो अब वजीर आला के दरवाजे तक पहुंचना शुरू हो गई है, जो आप बात कर रहे थे। तो ये इमरान खान साहब को ये चीजें नजर नहीं आती? इमरान खान साहब को इस चीज का इदराक नहीं होता, या उन्होंने अपने आप को हिप्नोटाइज किया हुआ इमरान खान साहब ने कि नहीं उस्मान अच्छा है, उस्मान बहुत अच्छा है? देखें वो तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, या तो ये पूरा पाकिस्तान गलत है और झूठ बोल रहा है, या बदनीयती से काम कर रहा है, या गलत फहमी में कर रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब पे जो चीज़ें हैं कि उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं, परफॉर्मेंस ठीक नहीं, उनके फलाना ब्यूरोक्रेसी ये वो, या फिर एक इमरान खान साहब सच्चे हैं। क्योंकि एक इस वक्त वाहिद इमरान खान साहब हैं जो उनके पीछे खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि वो असल तब्दीली है, वो ईमानदार है, वो बहादुर है, वो वसीम अकरम प्लस है, उसने बहुत काम कर दिया है, उसने सारा कुछ कर दिया। दूसरी बात, ये जो कमिश्नर लाहौर की आप बात कर रहे हैं, बाकी सारों की बात कर रहे हैं, ये उस बेचारे उस्मान बुज़दार साहब ने थोड़े लगाने हैं। ये तो इमरान खान साहब किसी हफ्ते आएंगे और डिसाइड करेंगे कि किसको लगाना है। नाम उनके पास पहुंच गए होंगे 4, उनमें से एक को वो लगा देंगे। इसी तरह मेन ब्यूरोक्रेसी मतलब 1.25 करोड़ का शहर 1.5 महीना कमिश्नर के बगैर है यहाँ पे। इत्तला तो ये है कि इतना अरसा नहीं लगता लगने में, लगना कोई नहीं चाह रहा यहाँ पे कि हटा दिया जाता है, थोड़े दिन बाद इनको शिकवे शिकायतें शुरू हो जाएंगी। ये सूरजमुखी कौम है, इसमें अगर आप एक आवाज़ मारे ना कि कमिश्नर लाहौर लगना है किसी ने,
तो जो रिटायर हुए हैं वो भी उठ के आ जाएंगे कि सर OPS तो कोई लग जाएगी शेक हो सकती है कि मुझे लगा दें। हाँ नहीं नहीं, अल्लाह के फजल से लंबी लाइन लगेगी। इधर से कराची के वो जहाँ बारिश का पानी शुरू होगा वहाँ तक लंबी लाइन होगी कमिश्नर के लिए, ये बेफिक्र हो जाएं। लेकिन चूंकि उस्मान बुज़दार साहब ने नहीं लगाना, और दूसरी बात ये, आप क्यों कमिश्नर पे इतना दिल को ले रहे हैं? 2 साल से उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, और पंजाब जो है वो पता नहीं 50-60 मुल्कों से बड़ा मुल्क है, इतना है तो वो भी तो हम निकाल ही गए हैं ना, तो ये भी निकाल जाएंगे, कोई बात नहीं। भट्टी साहब ये जो जब लगाया था उस्मान बुज़दार साहब को, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, आगे भी उस्मान बुज़दार साहब को लगाया था तो कुछ खबरें थी, अफवाहें थी, लोगों ने ये खबरें फैलाई कि जनाब ये कोई तवाहम परस्ती है, कहीं मतलब ख्वाब आया खान साहब को या किसी ने कहा कोई रूहानी मामला है। ये निकालने का भी कोई रूहानी मामला लग रहा है कि जैसे किसी ने उनको कह दिया हो कि अगर इसको निकाल दिया तो फिर तुम्हारी हुकूमत भी नहीं रहेगी। कोई इस तरह का यकीन कर बैठे हुए हैं शायद वो किसी चीज पे। आपकी इत्तला क्या है, क्योंकि आपके पास खबरें होती हैं इन मामलात में? देखें, इत्तला तो मेरी भी वही है जो आपकी है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि साईं उस्मान बुज़दार से मैंने पूछा, मैंने कहा कि साईं ये बताएं कि ये अपने नसीब कहाँ से लिखवा के लाए हैं? तो साईं उस पर बड़े पहले उन्होंने हंसे, फिर मेरी तरफ वो देखा है इस नज़र से कि गरीब आदमी है, पता नहीं हसद कर रहा है या रश कर रहा है। तो फिर उन्होंने दोबारा टी ब्रेक भी उन्होंने आर्डर दिया कि इस गरीब आदमी को दोबारा टी ब्रेक करवाओ। और फिर उन्होंने बताया कि साईं ये गरीबों की दुआएं हैं, ये गरीबों की दुआएं हैं जो मेरे साथ ट्रैवल कर रही हैं, मैंने गरीबों की खिदमत की है। और जो जिस तरह वो मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे लग रहा था कि मुझे ही कह रहे हैं कि तुम जैसे गरीबों की ये दुआएं हैं मेरे साथ। आपने दुआ दी है फिर भट्टी साहब उन्हें? तो और नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ कि हाँ, मैं तो उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रिया एक अदा किया कि मैंने कहा कि मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने आप पे बहुत तनकीद की, बल्कि इतनी की कि PhD का एक वो थीसिस बन सकता है बुज़दारियात पे। लेकिन आपने एक सिवाय 25 करोड़ का हरजाना भेजने के, वो भी ज़ाहिर है मैं वो एक ऐसी बात थी जिस पर आपने भेज दिया, बाकी आपने माइंड नहीं किया। उन्होंने फिर मुझे एक बड़ी वो पिदराना शफकत से मेरी तरफ देखा और कहा कि लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, तुम अपना काम करते रहो, मुझे अपना करने दो। तो वो अल्लाह के फजल से बात ये है कि नसीब की बात होती है। मैंने उस कॉलम के एंड पे भी लिखा था कि ये तय हो गया था कि जहांगीर तरीन पंजाब संभालेंगे, लेकिन वो पंजाब के रास्ते में ही नायल हो गए। ये तय हो गया था, इमरान खान साहब को मना लिया जाना था कि शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आला बना दें, मगर जहांगीर तरीन साहब ने नीचे वाले MPA से पे सर पे हाथ रखा और उस लड़के ने काम किया हुआ था और वो हार गए। ये तय हो गया था कुछ हलकों में कि गवर्नर सरवर बाहर से आए हैं तो इनको दिया जाए वजारत आला। ये हाउस ऑफ शरीफ के साथ भी इन्होंने काम किया है और ये करना चाहते हैं, और वाकई वो डिलीवर करना चाहते थे। जो बंदा बाहर से आता है कि मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, और बड़े मंसूबे, मगर वो भी फारिग हो गए। एक वक्त पे ये तय हो रहा था कि अगर परवेज़ इलाही साहब आर्जी तौर पर काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम कर दें तो उनको बना दिया जाए, लेकिन वो काफ लीग मानी ना, वो भी निकल गए। फिर ये तय होने लगा कि अलीम खान जो है वो बेस्ट आदमी है, लेकिन फिर वो नैब आया उठा के ले गया। फिर वो तय होने लगा कि यास्मीन राशिद को बना दिया जाए, और खातून हैं और बड़ी दबंग हैं और बड़ा ये किया है, वो भी फारिग हो गई। फिर ये तय हुआ कि मियाँ असलम साहब हैं, उनको बना दिया जाए, वो भी फारिग हो गए। फिर उसके बाद 3 नाम और थे, वो सरप्राइज पैकेज थे, वो यंग थे और वो एनर्जेटिक थे, वो भी सारा। तो भट्टी साहब आप ये जो कह रहे हैं कि ये मामला जो रहा है ये हर शाख पे एक CM बैठा हुआ था पंजाब में नजर रख के, तो ये खत्म हो चुका है अब सारा? ये थ्रेट जो थी वो भुगता चुके हैं उस्मान बुज़दार साहब और कामयाबी के साथ, और अब ही इज द ओनली वन जो रूल कर रहे हैं पंजाब को और किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। मैंने उस्मान बुज़दार साहब से पूछा, मैंने कहा साईं एक बात बताएं। कहते हैं क्या? कि मैंने कहा कि साईं बताएं कि आप इतने ही भोले हैं कि जितने लगते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरा क्या ख्याल है? मैंने कहा सर मुझे तो आप बड़े कायां लगते हैं बड़े कायां लगते हैं। तो उस पर फिर मुस्कराए और मुझे पिदराना शफकत से देखकर कहते सही समझे हो। तो वो साईं साउथ के हैं,
साउथ का जो नॉर्मल इंसान जो थोड़े से अकल रखने वाला, जिसको वो लोग कहते हैं कि झल्ला है, ये झल्ला है, पागल है, झल्ला, तो भट्टी साहब वो साईं झल्ला भी साईं अब सीख बाजवा चुके हैं, साहब, जो कहते थे मैं आप भी और सीख रहा हूं, मुझसे अकलमंद है। जो कहते थे मैं भी सीख रहा हूं, तो साईं अब सीख चुके हैं, आपको क्या लगा? हाँ, नहीं नहीं, साईं सीखे हुए थे, प्लीज अल्लाह के नाम पे, ये साईं के हरबे नहीं, हैं, मैं गवर्नेंस की बात साईं कर के रहा था। हरबे वो ये हैं, नहीं हरबे समझ तो पाए। साईं की अपनी जगह पे, वो तो सीखे नहीं, होंगे नहीं, उन्होंने। मैं गवर्नेंस की बात नहीं कर नहीं रहा था, डिलीवर नहीं, करने की बात। वो देखें, वो देखिए, वो इस पाकिस्तान में कुछ भी मौजज़े हो सकते हैं। देखें, अगर ज़ियाउल हक का मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, अगर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 17 अगस्त को हवाई हादसे में जाँ बहक ना होते तो हनीफ रामे नवाज शरीफ साहब की जगह सीएम पंजाब तय हो चुका था। सही। आप आज भी रिकॉर्ड उठा के देखें कि पिछले 4-5 दिनों में सबसे ज्यादा हनीफ रामे मिले थे, और बेगम जिया और जैन जिया जो बेटी थी, ये हक में थी नवाज शरीफ साहब के कि इनको ना हटाया जाए, और वो उनको मनाया जा रहा था। ये वक्त, ये एक अजीब सी बात होती है, वक्त की बात होती है। उस्मान बुज़दार साहब का किस्मत की बात, नसीब की बात। मैंने पूछा, मैंने कहा साईं आपका जब सुना है कि आप वो उस वक़्त अपने हॉस्टल में कमरा लेने की कोशिश कर रहे थे, एमपी हॉस्टल में, तो वो कमरा भी वो कह रहे थे कि पहले अहम लोगों को देंगे, फिर एंड पे आपको देंगे। तो साईं उस पर भी हंसे, कहते हैं ये भी मजाक। अच्छा, मैंने पूछा साईं कराची देखा हुआ? कहता है मैं एज ए स्टेट गेस्ट अमेरिका गया हूँ 2001 में, तब मुझे पता चला कि साईं ने उधर भी कोई टूका टाका फिट किया होगा, तो तभी तो ये लेकिन मैंने कहा साईं वहाँ अंग्रेजी का तो कोई मसला नहीं हुआ। कहते नहीं, ऐसी बोली थी जितनी मुझे उनकी समझ नहीं आती थी, उनको मेरी नहीं आती थी। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि डिलीवर करने के हवाले से मैं बार बार आपसे वही बात पूछ रहा हूँ, ये उस जैसे वो पीएमएलएन के कुछ दोस्त कहते थे ना कि खाता है तो लगाता भी है, या पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि लगाता है दिखाता नहीं है। ये किस किस्म की सियासत है भाई? कर रहे हैं तो बताएं भी तो सही, हो किधर रही है? वो एक फिल्म है भट्टी साहब, आपने देखी होगी, शहनशाह, अमिताभ बच्चन साहब की, वो उसका वो जो गाना मुझे याद आ जाता है, वो जिसमें वो आता है अब अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक मसीहा निकलता है हर जुल्म मिटाने को। वो रात को कर आके सबको चले जाते हैं और सुबह काम ठीक हुए होते हैं, पता किसी को नहीं चलता ये आया कौन था। ये पंजाब के शहनशाह बन चुके हैं उस्मान बुज़दार साहब, कुछ बताएं भी तो सही, दिखाएं भी तो सही, कर क्या रहे हैं ये, कब दिखाएंगे? अच्छा, मुझे उन्होंने कहा था कि बस 2-3 हफ्तों बाद देखना कि जो कुछ हमने किया है वो मंजर पे आ जाएगा। तो मैंने कहा कि बड़ी मेहरबानी। लेकिन बात बेसिकली ये है कि भाईजान उस्मान बुज़दार साहब ने बताया कि वो 70 अरब लगा रहे हैं हेल्थ पर, और हर डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल बन रहा है। ये भी मैंने सुना, हालांकि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये भारतीय पंजाब की बात हो रही है या पाकिस्तानी पंजाब की, कि 8000 किलोमीटर और सड़क बन गई है। कोरोना के 70 अरब है भट्टी साहब, मेरी जो पिंडी भट्टियां वो इन्होंने अपने खाते में डाल ली। मैंने जो उनको कहा कि तो मैंने कहा जो पिंडी भट्टियां से चनियोट रोड, चनियोट से फैसलाबाद रोड, वही टूट गई है, बाकी तो आप छोड़ दें। और फुटपाथें टूटी पड़ी हैं लाहौर की और जहां वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब बहुत दूध और शहद की नहरें भी बहा देंगे, तो इमरान खान साहब को एक मरतबा खान साहब से जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा सर ये मेरी बात करना तो ऐसी फजूल है, मेरा अकल कहाँ, आपका विजन कहाँ, आपकी 22 साल की स्ट्रगल कहाँ, वो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा सर पता है ये परसेप्शन की जंग होती है, परसेप्शन की जीत हार होती है हमारे मुल्क में, बिल्कुल ठीक बात, हमारे जैसे मुल्कों में। जी जी। उसमें मैंने कहा परसेप्शन ये बन गई है कि आप सारे नाहल हैं, नालायक हैं। उसमें परसेप्शन ये बन गई है कि उस्मान बुज़दार साहब 0/0, 0/0 हैं। वो परसेप्शन की जंग हार चुके हैं। अब आपको इस परसेप्शन की जंग जीतने की बजाय अपने खिलाड़ी अपने मोरे लेफ्ट राइट करेंगे, तो हो सकता है कि लोग कहें कि वही काम वही कर रहे हैं, तो हो सकता है बेहतर हो जाए। लेकिन बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब तमाम तर अपनी वो कमियों, कोताहियों, तमाम तर अपनी अक्लमंदियों, तमाम तर अपनी वो कायापन के बावजूद परसेप्शन की जंग हार चुके हैं। वही जो खैर जो पिया मन भाई, लेकिन ये परसेप्शन की जंग की जो आपने बात की, बड़ी खूबसूरती के साथ ऑपोजिशन ने ये जंग कह लें इसको या ये कैंपेन कह लें इसको, अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा दी है। और इन्हें पता ही नहीं चला साल डेढ़ कि ये हमारे साथ चल क्या रहा है। वो बहुत बाद में जाके
आपने जैसे जाके उन्हें बताया और बहुत अरसे से यही लग रहा था कि अभी तक ये कर देंगे, कुछ डिलीवर करेंगे, लेकिन वहां से एक ही ये परसेप्शन बनाने पर जोर था, वो किसी हद तक, वो बल्कि बहुत हद तक कामयाब हो गई अपोजिशन। जी नहीं, वो उसकी वजह ये थी कि एक तो अपोजिशन, आप देखिए अपोजिशन है किन लोगों पर, चालाक, मक्कार, घाग, अक्लमंद, तजर्बाकार, नंबर 1। और इस सिस्टम के ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ASI लगाया था तो वो DSP बनकर रिटायर हो गया। इतने पुराने हैं इस सिस्टम में, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, दाएं बाएं, 3-3, 4, यानी शेख रशीद साहब अगर आपको बता रहे हैं कि वो 14 मरतबा वजीर बने हैं तो वो इसी सिस्टम का हिस्सा थे। बाकी 4-4, 5-5, 6-6 मरतबा तो बने होंगे ना, और 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब और 4 मरतबा पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत। तो ये अपोजिशन है और अपोजिशन की सर्वाइवल का मसला था। ये हमारी जिंदगियों में मेरे भाई ये लास्ट है इमरान खान, लास्ट रोडी जंक्शन है। इसके बाद अगर ये रोडी जंक्शन पे ट्रेन सही तरह से नहीं रुकती या कोई हादसा हो जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हम अगले 30 साल खेलते रहेंगे, फिर कोई दरमियान में किसी और के चांस नहीं। तो ये सर्वाइवल का भी मसला है उनकी का। नंबर 2, ये इमरान खान साहब नाकाम होते हैं तो जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा नुकसान इस कौम का है वो है उम्मीद की नाकामी, होप की नाकामी। वो नाकामी जो है, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। वो 30% लोगों को इस सियासत से जो यंग साथ जुड़ रहे थे वो साइड पे हट जाएंगे और फिर गलियां हो जान सुनियां विच मिर्जा यार फिरे, वही ट्रैली ट्रैक्टरों वाली, SHO पटवारियों वाली सियासत आ जाएगी। तो अपोजिशन को एक काम करना था। इमरान खान ने 22 साल लगाकर एक काम किया कि ये करप्ट लोग हैं और सारे मसाइल इनकी करप्शन की वजह से, इनकी बदनीयती की वजह से ये। और पिछला इलेक्शन जैसे नून ने 2013 में, 2009 में या गालबन 2013 में नून ने जो जीता पीपल्स पार्टी से, वो ये जीत के ये करप्ट हैं और हम डिलीवर करने वाले हैं और हम सारा कर। इसी तरह इमरान खान ने इनको हराया कि ये करप्ट हैं, मैं डिलीवर करूंगा और मैं सारा कुछ हूं। अब इमरान खान साहब को जब हम, यही तो अब रोला है कि इस पूरी तरीके इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि पिछला इलेक्शन, आप ये इलेक्शन जीत तो लिया अपने करप्शन पे उनकी, लेकिन ये आगे दोबारा इलेक्शन, दोबारा आप करप्शन पे नहीं जीतेंगे, दोबारा आप अपनी परफॉर्मेंस पे जीतेंगे, गवर्नेंस पे जीतेंगे। तो अब गवर्नेंस पे आपने जीतना है। तो उस अपोजिशन के पास क्या था? एक काम था, यानी वो इमरान खान को ये तो कभी नहीं साबित कर सकते कि वो करप्ट आदमी है, वो बेईमान आदमी है, वो बदनीयत आदमी है, या कोई क्या कर सकते हैं? ये कह सकते हैं यहूदी एजेंट है, ये कह सकते हैं कि नालायक है। इसके अलावा इमरान खान करप्ट, मुझे आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा इमरान खान का करप्ट हो। वो शौकत खान पहले नहीं था सर, लेकिन ये अब ये इल्जाम आना शुरू हो गया ना। वो कहते हैं एक तो आपका वो जो अलीमा खान साहिबा का जो मामला है सारा, उसके हवाले से वो कहते हैं जी वो इमरान खान, वो उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया ऑपोजिशन ने। और दूसरा जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, क्यों नहीं कर रही है पाकिस्तान? नहीं, मैंने बड़ा करीब से किया है और ये 10 मुहर्रम की मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे कमी बेशी माफ करे, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मुझे हो सकता है कुछ फैक्ट्स ऐसे हों जो मुझे ना नजर आ रहे हों, या मैं गलती पे भी हो सकता हूँ, इंसान हूँ। नहीं सर, मैं तो उनका कह रहा हूँ, भाईजान, कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो लोगों ने उसको 2-3 बातों का। नहीं, ये वही परसेप्शन की जंग है। ये वही है। वजह ये है कि हमारी सियासत में ये तो लोग कहते हैं कि जरदारी साहब की अलफ बे ते ये लेने देने से बिलावल भुट्टो साहब का क्या लेना देना, लेकिन साथ ही कहते हैं कि नहीं, इमरान खान का खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन और जुल्फी बुखारी से लेना देना और अलीमा खान से है। दूसरी तरफ कहते हैं हसन का और हुसैन का और नवाज शरीफ साहब का हसन हुसैन से क्या लेना देना, शहबाज शरीफ साहब का हमजा सलमान से क्या लेना देना। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि अलीमा को उनसे। बिलीव मी, आपका जो, मैं ये इस वक्त टीवी पे बताना नहीं चाहता, जो इमरान खान साहब के और बहनों के साथ रिलेशन है, या जो इमरान खान साहब और बहनों में गैप है, या जो इमरान खान साहब और उनके मामलात हैं, 0/0, कोई तल्लक नहीं इमरान खान का। मैं इमरान खान के नाम पे अगर कोई करप्शन कर लूं तो ये मेरी हिम्मत है, मेरी चालाकी है, मेरी जीत। लेकिन ये कोई नहीं आप जिंदगी में कभी साबित करेंगे कि मेरी करप्शन में इमरान खान की मनसूबाबंदी शामिल हो। नेवर एवर। करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, मुल्क के लिए करना चाहता है कुछ, ये तय है
वो बहुत कमाल का अपोजिशन लीडर था, जी हाँ। कमाल का क्रिकेटर था, अच्छा सोशल वेलफेयर था, लेकिन वो हुक्मरान कितना है? 2 साल ने साबित किया है कि अभी तक अच्छा हुक्मरान साबित नहीं हुआ, अच्छा मैनेजर साबित नहीं हुआ, राइट पीपल फॉर चले, राइट आप जॉब ये कह रहे हैं ना सर, वो और होमवर्क नहीं था। उनकी हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आ रही, तो 3 साल अभी पड़े हुए हैं उनके पास, वो देख लेंगे उसमें। आखिरी सवाल मैंने आपसे ये करना हाँ है। सर, मैच के दौरान तो आप मैच के नतीजे का ऐलान नहीं कर सकते ना, क्या पता अल्लाह करे डिलीवर कर जाए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, नून लीग की सर बात करनी है। एहसन इकबाल साहब ने जो बयान दिया कि हमारे इदारे बिल्कुल भी किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई में मुलविस नहीं है, ये हुकूमत ही है सारा का सारा जो कर रही है, उसमें उनकी अपनी पार्टी की तरफ से तनकीद हो रही है। मरियम औरंगजेब साहिबा का कल एक बयान एक अखबार में छपा हुआ था, हमने तो कोशिश की जानने की, हमें नहीं मिल सका उनसे उनका मौक़िफ़, लेकिन उन्होंने कहा ये उनका ज़ाती ख्याल है, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है ये। लेकिन ये ज़ाती ख्याल काफियों का बनना शुरू हो गया है। साद रफीक साहब का, शहबाज शरीफ साहब का पहले ही था, अब एहसन इकबाल साहब का भी बन गया। क्या पता कल को किसी और का भी ज़ाती ख्याल बन जाए और होते होते ये पार्टी का ख्याल बन जाए। देखिए भाईजान, सीरियस ये लोग इकट्ठे क्यों हैं? इक़्तिदार की वजह से, अपनी सर्वाइवल की वजह से, केसेस की वजह से, अपने मफादात की वजह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अकेले अकेले होंगे तो करेंगे। लेकिन ये तो तय है ना कि जैसे पहले चौधरी निसार साहब थे, जवेद हाशमी साहब सारी मारें खा के फारिग हो गए, चौधरी निसार साहब सारा ब्रिज बन बन के फारिग हो गए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को अगर आप गौर से देखें तो वो अब उनकी बातें सुनने शुरू कर दी हैं कि जब सऊदी अरब गए थे तब भी हमारा नुकसान हुआ था। हमारे से मेरा मतलब है कि सलमान का और हमज़ा का और हमारा बिजनेस तबाह हुआ था। नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे तो जाके उन्होंने तो फिर बिजनेस बाहर सेट कर लिया। आज भी, और उस वक्त भी हमज़ा जेल में था, आज भी हमज़ा जेल में है, आज भी सलमान मफरूर है, आज भी मुझ पे केसेस हैं, आज भी मरियम रायविंड में बैठी हैं, आज भी नवाज शरीफ इवन फील्ड में बैठे हैं, आज भी नवाज शरीफ के बच्चे काम कर रहे हैं। इसी तरह ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। इसी तरह कुछ ख्वाजा आसफ और बाकी लोग कहते हैं कि खुदा के लिए ये भी ना करें, जो हम कर नहीं सकते वो हम क्यों करते हैं, क्यों पोज करते हैं। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत सारी बातें ज़ाती ख्याल नहीं हैं, ये ज़ाती ख्याल नहीं है, ये 2-3 एक धड़े हैं, 2-3 चीज़ें हैं। लेकिन अब उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? क्या फिर जब सीटी बजेगी तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे इक़्तिदार के नीचे, या अगर थोड़ा सा और मुश्किल वक्त आ गया, इमरान खान परफॉर्म कर गया, या अगली टर्म में हासिल इनको कुछ ना मिला तो ये बिखर जाएंगे, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप मौजूद थे हमारे साथ प्रोग्राम में, आप अपना कीमती वक्त दिया और अपने तज़िये दिए मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।